हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, आज हम करने वाले रैपिड रिवीजन सीए इंटर लॉ। फुल चैप्टर उठाऊंगा। कोशिश करूंगा 30-30 मिनट्स में रैपिड रिवीजन करेंगे। सर, इट इज नोन एज रैपिड रिवीजन। तो आप ये मत सोचना सर डिटेल में चलेगा। सर, मैंने डिटेल में ऑलरेडी क्लास में पढ़ा रखा है, तो जिसने पढ़ रखा है उसके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। ट्रस्ट मी, 20 से 25-30 मिनट में आपके पास एक चैप्टर अपनी मुट्ठी में रहेगा। तो आप सोच लो कैसा करना है। बस अपने हेडफोन लगा लो और मजे लो इसके, एंजॉय करके चलो। ठीक है, स्टार्ट करें। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम। सर, दैट इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। सर, इस चैप्टर में है क्या? देखो, फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ये समझते रहेंगे, डेफिनेशंस क्लियर हो जाएगा। चलो, फर्स्ट चैप्टर टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, सेक्शन नंबर 3 बोलता है टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। सुनो, प्राइवेट कंपनी, कुछ ट्रिक्स बता जाऊंगा। प्राइवेट कंपनी के प्रोमोटर ने प्रोस्पेक्टस निकाला और कंपनी पब्लिक हो गई। तो सर, एग्जाम में अगर ये लिखा होगा ना तो बहुत काम आएगा। टू क्लॉज 68, टू क्लॉज 69, टू क्लॉज 70 एंड टू क्लॉज 71। तो मैं आपको इतना तो याद दिलवा दिया कि चलो इस वीडियो में कि प्राइवेट कंपनी के प्रोमोटर्स ने प्रोस्पेक्टस निकाला, कंपनी पब्लिक बन गई। नॉर्मली यही होता है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन क्या है? सेक्शन में क्या है? टू क्लॉज 68, प्रमोटर्स का 269, प्रोस्पेक्टस का 270 और पब्लिक 271। तो अभी नॉर्मली ये दोनों समझो, इजी याद हो जाएगा। सर, प्राइवेट कंपनी क्या होती है? अ कंपनी which is by its article restrict the right to shares, restrict the right to transfer its shares। एक सेकंड, माइक इशू आ रहा है। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। मतलब देखो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्ट एंड प्रोहिबिट। मतलब देखो, ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप बिल्कुल ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने शेयर्स, कर सकते हो। कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। क्या रिस्ट्रिक्शंस है? चैप्टर जैसे से बढ़ेगा उसको हम आराम से देखेंगे। तो आप ट्रांसफर कर सकते हो शेयर्स, मतलब अपने अपने मेंबर्स में शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो कोई 100 मेंबर, कोई ए है, ए ने 100 शेयर्स होल्ड कर रखे और उसी कंपनी में बी मेंबर है, तो वो अपना 50 शेयर बी को ट्रांसफर कर सकता है, बट सर्टेन टू सम रिस्ट्रिक्शंस। तो रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है? कुछ कंडीशंस को फॉलो कर लो तो इतना कर सकते हो। सर, लिमिट क्या था? सर प्राइवेट कंपनी के लिमिट क्या होता है? सर मैक्सिमम। सर मैक्सिमम कितना जाता है? सर मैक्सिमम 200 आता है। मिनिमम तो सबको याद रहता है, मैक्सिमम क्या आता है? मैक्सिमम हमेशा 200 जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। ओपीसी में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ओपीसी में सारा गेम क्या है? सर 1% कंपनी का, तो एक पर्सन अकेले सारा गेम संभालेगा, ठीक है। सुनो, प्रोवाइडेड joint shareholders to be treated as one and present and past। सर देखो, present and past employee being members are to be excluded। अगर मैं आपको प्यार से बताऊं, देखो, अगर मैं आपको प्यार से बताऊं, मान लो कि आपको 198 मेंबर्स है आपकी कंपनी में, ऑलरेडी 198 मेंबर्स है, 200 से ज्यादा प्राइवेट नहीं हो सकता, गया तो कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो मैक्सिमम मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ 200। सर मैक्सिमम लिमिट है 200, ठीक है। मिनिमम क्या है? मिनिमम 2 की लिमिट है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है। चलो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो इसमें से क्या है, ज्वाइंट होल्डर्स जो है ना, मान लो दो लोग मिलके। अब ये देखो, एक स्टूडेंट का डाउट था, सर क्या हस्बैंड वाइफ होने चाहिए? नहीं भाई, भाई बहन भी हो सकते हैं, कैसे भी चल सकता है, ठीक है, कोई भी रिलेशन होगा। अगर दो ज्वाइंटली होल्डर जा रहे हैं, ज्वाइंट होल्ड शेयर कर रहे हैं, तो दोनों एक ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों साथ में जा रहे हैं तो 199 ही होगा, फिर दो साथ में आ रहे हैं तो फिर वो 200 ही होगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझना है कि चार लोग हो गए तो 198 प्लस 4 202, ऐसा नहीं होगा। दोनों एक, दो जिसम एक जान, दो जिसम एक जान, तो 200 ही होगा। फिर ये लिमिट एक्सीड नहीं किया, 200 पे रह गया। और क्या बोल रहा है? अगर आपने आपने है ना पास्ट या प्रेजेंट, मतलब कोई छोड़ चुका है, एज ए एम्प्लॉय के बेसिस पे आपने उसको शेयर्स दिए होंगे ना, तो वो मेंबर्स क्या होंगे? एक्सक्लूड होंगे इस काउंटिंग में, ठीक है। बहुत सारे मेंबर एम्प्लॉय को है ना ई-शॉप मिलता था, तो ये 200 के लिमिट में ना एक्सक्लूड होंगे। सर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छा मिलता है, स्टडी मैटर क्वेश्चन में 1 या 2 है, करके जाना। क्वेश्चन ऐसा आएगा, कंपनी में 198 मेंबर्स है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, कंपनी 198 मेंबर्स है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा डिटेल करा रहा हूँ। 198 मेंबर्स है, ये दो लोग आए एज ए जॉइंटली, फिर ये दो लोग आए एज ए जॉइंटली, फिर एक आया पास्ट एम्प्लॉय, ये भी बोला मेरे पास शेयर्स है, फिर एक आया प्रेजेंट एम्प्लॉय। तो बताइए कंपनी कितने मेंबर्स हुए? सर 198 प्लस ये 1 हुआ, प्लस ये भी जॉइंटली था 1 हुआ, तो 200 हुए। क्या ये दोनों काउंट होंगे? नहीं। क्या ये पास्ट प्रेजेंट एम्प्लॉय काउंट होगा? नहीं। तो कितना हो गया टोटल? 200। तो 200 हुआ तो लिमिट एक्सीड नहीं हुआ, 200 से ऊपर जाएगा तो भैया पब्लिक में कन्वर्ट करना होता है। थर्ड क्या बोल रहा है? प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब। सिंपल सी बात है, प्रोस्पेक्टस नहीं निकाल सकता प्राइवेट कंपनी, पब्लिक से जाके पैसा नहीं ले सकता, मतलब डायरेक्ट पब्लिक को जाके प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर सकता। यहाँ पे सर देखो, प्रोहिबिट है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट है, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिट एंड रेस्ट्रिक्ट। प्रोहिबिट बोलता है कुछ कंडीशंस लगा के आपको अलाउ करेगा ट्रांसफर करने का शेयर्स, बट रिस्ट्रिक्ट बोलता है ये कुछ कंडीशन लगा के अलाउ करेगा, बट प्रोहिबिट बोलता है बिल्कुल साफ मना कर दिया तो मना कर दिया, पब्लिक में सब्सक्राइब करने के लिए प्रोस्पेक्टस नहीं निकालोगे। डन। अब नाउ व्हाट इज पब्लिक कंपनी? सर पब्लिक कंपनी क्या होती है? जो प्राइवेट नहीं होती है, दैट्स इट, सिंपल। पब्लिक कंपनी क्या हुई? जो प्राइवेट नहीं हुई। अब सुनो सर, ऐसे नहीं, सुनो यहाँ पे हो गया, चलो ठीक है।
प्राइवेट पब्लिक कंपनी क्या हुआ, जो प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट, जो भैया प्राइवेट नहीं हुई वो हमारी पब्लिक कंपनी हुई, प्रोवाइडेड सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी विच इज प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू पब्लिक कंपनी। मतलब सर सुनो, ये क्या हुई हमारी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये क्या हुई, ये हुई हमारी पी क्यू आर लिमिटेड। सर आपको वर्ड से पता चल जाता है कौन प्राइवेट है कौन पब्लिक है, सर सिर्फ लिमिटेड लगा हुआ है तो वो क्या है, वो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट में लगा तो वो प्राइवेट कंपनी है। अब ये क्या बोल रहा है, ये होल्डिंग है, इसने इस कंपनी में मोर देन 50% वोटिंग पावर किया, मान लो 52%, तो ये क्या बन गई, सब्सिडरी बन गई। तो सर सुनो, ये प्राइवेट है बट किसी होल्डिंग की सब्सिडरी बन गई ना, और ये होल्डिंग पब्लिक था ना, तो भैया ये भी डीम्ड पब्लिक हो जाएगी। मतलब सिंपल सी बात, तुम भले प्राइवेट हो बट तुम किसी पब्लिक होल्डिंग की सब्सिडरी बन गए ना, तो बेटा तुम भी जो प्राइवेट हो ना, तुम प्राइवेट नहीं रहे, तुम भी पब्लिक बन जाओगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छा आंसर से याद रखना, डीम्ड पब्लिक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डीम्ड पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चलो नेक्स्ट आते हैं सर, डिफिनेशंस और कवर करते हैं हम लोग। सर स्मॉल कंपनी 285, मैं बचपन में एग्जाम, बचपन क्या बोला, इंटर के डेज की बता रहा हूँ, मैं स्मॉल कंपनी में फंसा था, तो मेरे को 2 क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी और 2 क्लॉज 84 शेयर कैपिटल का मेरे को याद नहीं आता कौन सा है। तो सर हमारा है ना, ये जो डिफिनेशन है वो डिक्शनरी टर्म में है, तो हमेशा याद रखना है एस एच और एस एम, पहले कौन आएगा, पहले एस एच आएगा, तो पहले एस एच आएगा तो 284 पहले आएगा, फिर 285 बाद में आएगा। तो मैं ये पता नहीं था मेरे को, मेरे टीचर ने क्या पढ़ाया, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, पर गलत हो गया मेरे से, मेरे को वो पहला क्वेश्चन था 6 नंबर का, पूरा गलत हो गया, मैंने मंगाया सजेस्टेड 0 मिला था मेरे को, चलो कोई बात नहीं। तो गलती मत लिख के आना, सेक्शन क्लॉजेस गलती मत लिख के आना, अच्छे से लिख के आना, जो आए लिख के आना, अदरवाइज एज पर रिलेटेड प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। स्मॉल कंपनी क्या होता है, एक कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। सर स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी बन सकती है, स्मॉल कंपनी क्या होगी, हमेशा प्राइवेट टाइप कंपनी होगी, कोई कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं होगी। एमसीक्यू में आएगा क्या स्मॉल कंपनी पब्लिक हो सकती है, बिल्कुल नहीं, आप लोग पागल हो गया, स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती। अब सर हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब रुपीस 10 करोड़, ठीक है, एंड टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब रुपीस 100 करोड़। सुनो, इसको चेंज किया गया, इसको चेंज ये किया गया कि 50 लाख का जो लिमिट था ना यहाँ पे, इसको कर दिया गया 2 करोड़, और यहाँ पे 2 करोड़ का लिमिट था ना, इसको कर दिया गया 20 करोड़। क्या सर बताओ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बताओ आप आंसर देना। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या वो स्मॉल कंपनी बन सकती है, बिल्कुल नहीं। सॉरी, एबीसी लिमिटेड कंपनी क्या वो स्मॉल कंपनी बन सकती है, बिल्कुल नहीं सर। कोई पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, पब्लिक स्मॉल कंपनी हमेशा क्या होगी, प्राइवेट कंपनी होगी, जिसमें पीवीटी एलटीडी लगा हो, ठीक है। अब सर मेरा दूसरा क्वेश्चन, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, देखो थोड़ा डिटेल जा रहा है, ठीक है, तो चलो 30 मिनट नहीं बोलूंगा, गाली मत बनना सर, 30 मिनट पढ़ा रहे हो आप, 50 मिनट हो गया, नहीं चलो चलेगा। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, इसका पेड अप शेयर कैपिटल मान लो 1 करोड़ 50 लाख रुपीज है, 1 करोड़ 50 लाख रुपीज है, और इसका टर्नओवर 21 करोड़ है। क्या ये स्मॉल कंपनी हुई, हाँ या ना में आंसर देना। सर स्मॉल कंपनी नहीं हुई, क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाइड करनी है, तो यहाँ पे ये पेड अप कैपिटल और कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसको 2 करोड़ होना था और यहाँ पे इसको 20 करोड़ था, चलो ये सेटिस्फाइड हो गया, ये नहीं सेटिस्फाइड हुआ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, या और उसका टर्नओवर 21 करोड़, क्या हो गया, यस सर हो गया। तो दोनों कंडीशन साथ में, तो सर एंड और में बहुत फंसोगे, तो बच्चों अभी मैंने जस्ट टेलीग्राम पे दे रहा था, बच्चे पूछा सर और है कि यहाँ एंड है, बेटा यहाँ पे एंड है, एंड मतलब दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाइड होनी चाहिए, अगर एक भी सेटिस्फाइड हुआ एक नहीं हुआ तो वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी, तो दिमाग में बैठा लेना। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मेरे अटेम्प्ट में 18 में क्वेश्चन दिखा था स्मॉल कंपनी का। सर नाउ हु इज सब्सिडरी कंपनी, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सर हु इज सब्सिडरी कंपनी, अरे भाई सब्सिडरी कंपनी क्या हुई, सब्सिडरी कंपनी ये हुई कि सुनो, ये क्या है, ये क्या है, सुनो, ये मान लो एबीसी लिमिटेड, ये क्या है, पी क्यू आर प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने एबीसी लिमिटेड या मान लो जो भी कंपनी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मान लो, इस कंपनी ने इस कंपनी में मोर देन, सर मोर देन 50% नहीं बोल रहा, मोर देन वन हाफ, मतलब 50.01% भी अगर इस कंपनी में वोटिंग पावर शेयर्स कैपिटल होल्ड किया ना, तो ये कंपनी क्या बन जाएगी, ये कंपनी बन जाएगी सब्सिडरी, और ये कंपनी क्या बन जाएगी, होल्डिंग। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, मोर देन, सर 50% नहीं, 50% नहीं, 50% से क्या होता है सर, इक्वल हो गया, मोर देन 50%, तो क्या हो जाएगी, एक सब्सिडी हो जाएगी, एक पब्लिक हो जाएगी, एक सब्सिडी हो जाएगी, एक होल्डिंग हो जाएगी। सर दूसरा सुनो, दूसरा सुनो, एक तरीका ये हुआ, दूसरा सुनो, ये मान लो पी क्यू आर प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है, ए बी सी लिमिटेड, ठीक है, इसके कंपनी में मान लो 10 डायरेक्टर है, और ये जो है ना, इसके 6 डायरेक्टर को ये कठपुतली जैसा नचाता है, कौन, ये एबीसी लिमिटेड। तो सर 10 में से मेजोरिटी क्या होगा सर, 5 नहीं, मेजोरिटी 6 होता है, तो मेजोरिटी डायरेक्टर्स आपके दूसरी कंपनी नचा रही है ना, मतलब वो 6 डायरेक्टर पूरा उस दूसरी कंपनी खा पाए, वो 6 डायरेक्टर आराम से निकाल भी सकता है वो दूसरी कंपनी, और 6 डायरेक्टर लोग ला भी सकता है। तो जहां पे मेजोरिटी,
कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पावर टू अपॉइंट और रिमूव मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। सर एग्जाम में फंसा हुआ है क्वेश्चन कि 10 डायरेक्टर है, सामने वाली कंपनी ने 5 डायरेक्टर कंट्रोल था, क्या ये कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी होगी? बिल्कुल नहीं सर, 5 पे तो होएगा नहीं क्योंकि ये 50% हो गया। यहाँ पे मेजोरिटी की बात की, मेजोरिटी हमेशा 50% से ज्यादा आता है। मतलब नॉर्मली अगर 10 डायरेक्टर है तो 6 डायरेक्टर होल्ड कर रहा हो, 12 है तो कम से कम 7 डायरेक्टर होल्ड कर रहा हो, 14 है तो कम से कम 8 डायरेक्टर होल्ड कर रहा हो। तो मेजोरिटी की बात है, अगर 14 है 7-7 का है तो वो मेजोरिटी नहीं होगा। ठीक है सर, डीम सब्सिडरी क्या हुआ सर? इस कंपनी में 52% होल्डिंग किया तो ये कंपनी क्या बन गई? सब्सिडरी बन गई, ये होल्डिंग बन गई। अब इसका कहीं और इन्वेस्ट है ना, तो भैया ये डीम सब्सिडरी बन जाएंगी इसके लिए। तो कहीं ना कहीं इसको कहते हैं चेन होल्डिंग। क्या बोलता है? चेन होल्डिंग। मतलब इसका कंट्रोल इसमें है और इसका कंट्रोल इसमें है, तो ये क्या बन गया? इनडायरेक्टली इसके लिए क्या बन गई? सब्सिडरी बन गई। तो इसकी 2 सब्सिडरी हो गई, पहले ये सब्सिडरी, दूसरी ये सब्सिडरी। इसका कंट्रोल इसमें कब आएगा? जब यहाँ पे 50% ज्यादा वोटिंग होगा तब। ठीक है, नॉर्मल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं मेन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम एसोसिएशन सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। याद करने तरीका नेरोलैक, NROL, ये हटा दो C। ठीक है, तो नेरोलैक करके मैं याद करता था, नेरोलैक याद हो जाता है मेरे। चलो कुछ तो पॉइंट याद होते थे। M फॉर नेम क्लॉज। सर यहाँ पे बस इतना बताना है कि कंपनी पीवीटी एलटीडी है या सिर्फ एलटीडी है, मतलब पब्लिक है या प्राइवेट लिमिटेड है। सेक्शन 8 को छोड़कर कोई दिक्कत नहीं है, फाउंडेशन लगा सकता है सेक्शन 8 कंपनी, जैसे रिलायंस फाउंडेशन। तो आपको बस यहाँ क्या बताना है कि आप पीवीटी एलटीडी हो या एलटीडी हो, मतलब लिमिटेड हो या प्राइवेट लिमिटेड हो। सर रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, यहाँ पे आपको बस क्या बताना है? स्टेट, किस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? स्टेट वेयर द रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड। सर ऑब्जेक्ट क्लॉज यहाँ बताऊंगा, अभी आता हूँ। ठीक है, तो NRO। एल फॉर लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज ये बताना पड़ता है कि भाई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड कंपनी है। सर मैंने एक रेगुलर क्लास में डिस्कस किया था कि लिमिटेड बाय बहुत इंडिया में क्या है, लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी या लिमिटेड बाय गारंटी बहुत कम है, मोस्टली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। मतलब यहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी शेयर्स है। मान लो मेंबर्स ने 100 शेयर्स लिया एट द रेट 10 रुपीज, तो बस इतने लिए लाइबल है, ये 1000 रुपए के लिए लाइबल है। गारंटी क्या हो गया? मेंबर ने क्या किया? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोल दिया कि मैं कंपनी की वाइंडिंग अप में 1 करोड़ रुपया गारंटी दे रहा हूँ कि कंपनी जब वाइंडिंग अप में जाएगी ना, कुछ लाइबिलिटी होंगे ना, मैं एज मान लो अमिताभ बच्चन, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है सुनो। ये अमिताभ बच्चन है, इसने इनकॉर्पोरेशन कंपनी टाइम बोल दिया कि कंपनी जब वाइंडिंग अप में जाएगी ना, तो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कि मैं वाइंडिंग अप के कंपनी टाइम में ना 1 करोड़ रुपया दूंगा। तो भैया तुमने गारंटी दे दिया ड्यूरिंग द टाइम, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी ना, वाइंडिंग अप में, तो अमिताभ बच्चन जी आपने जो 1 करोड़ का गारंटी दिया था ना, आके पैसा दीजिए हमें। सर ये क्यों होता है? सर ये भरोसा नहीं होता, तभी लोग पैसा लगाते हैं कंपनी में कि हाँ अमिताभ बच्चन जी ने और भी जब बहुत सारे लोग ने गारंटी दे रखा है कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में गई तो लाइबिलिटी वाले लोग को पैसा मिल जाएगा। सर अनलिमिटेड कंपनी भैया यहाँ पे तो तुम्हारे कपड़े उपड़े सब बेच दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम बहुत अनलिमिटेड हो। सर मेंबर्स की लायबिलिटी की बात हो रहा है, कंपनी की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड होती है। कंपनी की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। सर कैपिटल क्लॉज, सर टोटल ऑथराइज कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑथराइज कैपिटल? ऑथराइज कैपिटल जस्ट लाइक ये। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेड अप कैपिटल? सर ये। सर ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? सपोज मैंने बोल दिया कि मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करने वाला हूँ, उस कंपनी में मैं मैक्सिमम क्या बोला, मैं मैक्सिमम 10,000 करोड़ रुपए लगाऊंगा। तो सर ऑथराइज कैपिटल आपका बाउंड्री हो गया, जहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया यस मैं इस कंपनी में मैक्सिमम 10,000 करोड़ लगाऊंगा। मान लो फर्स्ट ईयर मैंने 5 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल इशू किया, सेकंड ईयर 2,000 करोड़ इशू किया, थर्ड ईयर 3,000 करोड़ इशू किया, तो 10 हो गया ना, बस दैट्स इट। सर क्या वो मैक्सिमम लिमिट नहीं बढ़ सकता? सर बढ़ सकता है, उसको पढ़ाऊंगा आगे चैप्टर में, शेयर कैपिटल चैप्टर में, जहाँ पे आप ऑथराइज कैपिटल को लिमिट को एक्सीड कर सकते हैं। बट अभी समझ लो कि ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट डिसाइड हो जाता है। सर नाउ इधर देखो सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सर सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या होता है? मान लो पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर होंगे, 4 5 6 7, सबने क्या किया 10-10 शेयर्स ले रखे हैं। ठीक है, सबने 10-10 रुपीज का ले रखा है। तो आपके कौन कितने सब्सक्राइबर है ना, आपको सब बताना पड़ेगा। तो सबने 100 रुपए का सब्सक्राइब किया हुआ है, तो यही बताना द नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स आपने ले रखा है सब्सक्राइब बाय इनिशियल शेयर होल्डर्स। कौन इनिशियल शेयर होल्डर्स? ये इनिशियल शेयर होल्डर्स। कितने शेयर्स? ये नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, एंड देयर सिग्नेचर, यहाँ पे का सिग्नेचर जाएगा सब शेयर होल्डर्स का, ए का सिग्नेचर जाएगा, बी का सिग्नेचर जाएगा, सी का सिग्नेचर जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में यही आता है, नंबर ऑफ शेयर्स, कौन आपके शेयर होल्डर्स है और सबका साइन। सर नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू, एक सेकंड कितने मिनट हो गया? 14 मिनट हो गया, स्पीड चल रहा है। ठीक है, चलो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है? मान लो कि मैं अभी लॉ नेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड खोल रहा हूँ। ठीक है, लॉ नेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड खोल रहा हूँ, तो मैंने अपना ऑब्जेक्ट लिमिटेड डाल दिया कि मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए काम करूंगा, बस एजुकेशन लूंगा। बट कल लोग मैं बोलूंगा कि अरे बेटा सुनो ना, तुम मेरे को ना 2 लाख का लोन दो तो मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा। तो भाई मेरा एजुकेशन सेक्टर से कहाँ दिमाग जा रहा है? फाइनेंस सेक्टर। तो मैंने अपने कंपनी बनाने समय ऑब्जेक्ट क्लॉज डाला, मैं बस एजुकेशन सेक्टर के लिए काम करूंगा और मैंने फाइनेंस लेना चालू कर दिया। तो ये क्या होता है? अल्ट्रा वाइडस। ये क्या होता है? अल्ट्रा वाइडस। मतलब आपने जो ना a company cannot depart from its MOA, कंपनी ने MOA में लिख दिया ना, तो कंपनी को MOA वाला काम करना पड़ेगा। ठीक है,
सच डिपार्चर इज कॉल्ड एज अल्ट्रा वायरस। अगर एमओए में लिखा एजुकेशन और आपने कर दिया फाइनेंस, तो भैया ये हो गया अल्ट्रा वायरस, मतलब बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, बियॉन्ड द पावर ऑफ द एमओए। इट इज वाइड होता है भैया, फाइनेंस वाला काम कर रहे हो, वाइड है, हेंस नॉट इन्फोर्सेबल, कैन नॉट बी रेटिफाइड, जैसे लॉ एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस, ठीक है, ये मैंने बताया था, केस लो डिस्कस नहीं करूंगा भाई, इतना टाइम नहीं है, बस रिवीजन करवाना, रिवीजन करने के पर्पस से बैठे हैं, रेगुलर पढ़ना हो तो बताना, मेरे को कॉल करो ठीक है। चलो, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? सर कंस्ट्रक्टिव नोटिस सिंपल होता है, सुनो सर, कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये होता है कि सामने वाला अगर कंपनी में पैसा लगा रहा है ना, तो सामने वाले को पता होगा कि उसके एमओए में क्या लिखा है, सामने वाला ये नहीं बोल सकता आगे जाके कि सर हमें तो पता नहीं था कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज एजुकेशन था, ठीक है। तो यहाँ पे वही होता है कि भैया जो पैसा दे रहे हो ना कंपनी को, तुम कंपनी को पैसा दे रहे हो ना, तो एक तरह से डीम्ड होता है कि तुमने कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ रखे हैं, और इजीली पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, लाइक एमओए ओए एमसी की वेबसाइट पे जाओगे तो मिल जाता है। तो कल लोग का कुछ दिक्कत होता है तो आप ये नहीं बोलोगे कि हम तो अनअवेयर थे, हमें पता नहीं था कंपनी के एमओए में ये था, हमने पैसा दे दिया, तो भाई नहीं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, भाई कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है कि इफ पर्सन फेल्स टू रीड द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, सो व्हाट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट्स? पब्लिक डॉक्यूमेंट इज द एमओए एंड एओए ऑफ कंपनी। तो अगर कोई पर्सन फेल कर गया ना एमओए एओए पढ़ने के लिए, तो लॉ अज्यूम दैट ही इज अवेयर ऑफ इट, तो लॉ को लगता है कि यार वो तो अवेयर था इस चीज के लिए, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इजीली एमसी के वेबसाइट पे मिल जाते हैं, भैया 100-150 खर्च कर दो मिल जाएगा आपको, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स कंपनी अगेंस्ट आउटसाइडर, तो ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है कहीं ना कहीं, कि भैया हर कोई आके ये नहीं बोल सकता कि हम हमें तो एमओए पढ़ा नहीं, हमें पैसा दो, कंपनी ने बियॉन्ड वर्क कर दिया, भाई तुमने एमओए क्यों नहीं पढ़ा, तो ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव रिस्क क्या होता है? ये कंपनी के लिए काम करता है, आउटसाइडर के हित में काम करता है। अल्ट्रा वायरस क्या हो गया? एमओए के बियॉन्ड जाके काम कर रहे हो, एमओए में लिखा एजुकेशन, आपने फाइनेंस का काम किया, तो वो होता है अल्ट्रा वायरस। सो व्हाट इज इंडोर मैनेजमेंट? सो इंडोर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपको बाहर वालों को फायदा देता है, ठीक है, सुनो, इट प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर फ्रॉम द कंपनी। सर कंस्ट्रक्टिव नोटिस इट प्रोटेक्ट्स कंपनी, ठीक है। सर इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? मान लो आपने लिख दिया कि 50 लाख से ऊपर का लोन को है ना बीआर पास करके ऑथराइज हो, मतलब आपने लिख दिया 50 करोड़ से ऊपर का लोन जो होगा ना वो स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होगा। अब भैया 50 करोड़ से ऊपर का लोन स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, ये आप कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, तो बाहर वाले को कैसे पता चलेगा? बाहर वाले को तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो इंटरनली बात सब होती है ना, इससे प्रोटेक्ट करता है, आउटसाइडर्स को बोलता है कि आपको टेंशन मत लो, अगर कुछ इंटरनली कुछ गड़बड़ हुआ है ना, मान लो 50 करोड़ से ऊपर के लोन में ऐसा पास नहीं हुआ है और लोन वाइड हो गया है, तो टेंशन मत लो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपको अपना जो भी लॉस आपको बेयर करने को मिलेगा, क्योंकि इंटरनल बात तो लिमिट नहीं जा सकते ना। पब्लिक डॉक्यूमेंट चलो ठीक है मिल जाएगा हमें एमसी साइड पे, बट ये कहाँ मिलेगा कि 50 लाख से ऊपर का लोन के लिए ऐसा पास करना पड़ेगा? भाई वो लोन ने कमेटी बैठाया, कुछ डिसीजन लिया, तो सारे डिसीजन तो बाहर वाले को नहीं पता चलेगा ना। तो इसके लिए बोलता है कि इंडोर मैनेजमेंट कंपनी वालों आपने कुछ रूल रेगुलेशन बनाया तो बाहर वालों को नहीं पता चलेगा, ऑलरेडी बात है नहीं पता चलेगा ना। इसके लिए बोला कि ठीक है सुनो, आउटसाइडर नीड नॉट इंक्वायर वेदर इंटरनल प्रोसीडिंग्स आर फॉलो करेक्टली। तो आउटसाइडर को जरूरी नहीं पूछना पड़ेगा, हाँ भाई 50 करोड़ से ऊपर का लोन है, एसआर पास करना है क्या तुम लोग को? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आउटसाइडर कभी कभी इस चीज के अनअवेयर रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर से, कुछ भी गलती हो जाए तो आउटसाइडर बच जाएगा। लेकिन सुनो, इसमें क्वेश्चन आता है, सर कब कब आउटसाइडर फंसेगा? अरे भाई उसको इस इरेगुलेटरी का पता था, मतलब 50 करोड़ से ऊपर का ऐसा पास करना था, कंपनी ने ओवर पास कर दिया और इस आउटसाइडर को कहीं ना कहीं से पता चल गया। अब सर पूछो सर कैसे पता चलेगा उसको? भैया आप हमको भी नहीं पता, लेकिन लॉ में लिखा हुआ है तो लॉ में लिखा हुआ है। अब उसको कहीं से नॉलेज हो गया, तो अगर उसको उस चीज का नॉलेज है तो भैया फिर ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। सर निग्लिजेंस, अब भैया आउटसाइडर को बोला गया कि तुम्हें है ना एक बार एओ में लिखना, एओ में पढ़ लेना, एओ में ऐसे बोल दिया था आउटसाइडर को कि देखो एओ में हमने इंटरनल रूल्स रेगुलेशन बना रखा है, तो प्लीज एक बार पढ़ लेना तुम, बट आउटसाइडर बोला नहीं यार छोड़ना, क्या पढ़ेंगे देखते बाद में। तो भैया तुम निगलेक्ट कर रहे हो, तुम उसके बोलने के बाद को निगलेक्ट कर रहे हो, और फ्रॉडरी भैया तुम धोखेधारी हो, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, नेग्लिजेंस एंड फॉर्जरी, ठीक है, तीन केस में क्या होगा भैया, तुम इंडोर मैनेजमेंट ही काम नहीं करेगा तुमको, ठीक है। नाउ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज जस्ट लाइक इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। सर इंटरनल रूल्स रेगुलेशन क्या होता है? सपोज मान लो कि हम घर में काम कर रहे हैं, तो घर में काम पता है कि ये रूम की सफाई ये करेगा, ये रूम की सफाई ये करेगा, ये खाना बनाएगा, ये बनाएगा, तो ये पता है हमें। बट बाहर हम सब कोई कोट पैंट में निकल रहे, दैट इज एमओए। बाहर सब कुछ जो दिख रहा है ना, वो बाहर वालों को क्या दिखेगा? एमओए। घर के कंपनी के अंदर के मैटर्स को कैसे डील करना है वो एओए में लिखा रहेगा, ठीक है। तो घर के मैटर के अंदर कैसे डील करना है वो एओए में लिखा रहेगा, बाहर कैसे डील करना है वो एमओए में लिखा रहेगा। तो मतलब एमओए में पढ़ के ये पता चल जाएगा कंपनी ऊपर ऊपर से ऐसे है, ठीक है। सुनो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? सुनो, इट कंटेन्स रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, सब कंपनी कैसे मैनेज करेगी। एमओए में ये नहीं लिखा था, एमओए में बस 7 क्लॉजेस लिख दिया, बात खत्म, दैट्स इट, ठीक है। बट यहाँ पे कंपनी कैसे मैनेज करेगी, 50 करोड़ से ऊपर का लोन के लिए क्या पास होगा, मान लो डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, डायरेक्टर कैसे रिमूव होंगे, तो ये सब है ना, सब बताएगा। एओ में आप बता सकते हो कि 50 से मतलब सब अपने एओ में आप ये लिख सकते हो कंपनी कैसे रन करने वाली है, कंपनी कैसे ऑपरेट करने वाली है। मतलब एओ जस्ट लाइक आपका अंदर का घर के मैटर का इंटरनल रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, लिख लेना इंटरनल रूल्स रेगुलेशन।
द कंपनी में अडॉप्ट ऑल क्लॉजेस और मॉडिफाई द क्लॉजेस ऑफ मॉडल आर्टिकल, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू कंपनी रजिस्टर्ड अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ अनलेस अमेंडमेंट, ये 1956 वाला है ना, उस पे ये नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। इंट्रेचमेंट सर सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जो जिसका देखो ये सब बेकार की बात है सर, सिंपल एओए क्या होता है आपका, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, बात खत्म, कि कैसे कंपनी मैनेज करेगी, हाउ द सिंपल ये देखो ना, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कैसे मैनेज करेगी, ठीक है। वो अंदर क्या कर सकते हैं, कोई भी क्लॉजेज लगा के उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो लिख दिया कि डायरेक्ट मान लो कि 50 लाख ऊपर का लोन के लिए वार्ड पास होगा, बाद में लिख दिया 50 लाख ऊपर का लोन के लिए एसआर पास होगा, तो जो भी वो क्लॉजेज ऐड करें ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उसको बाद में अमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, वो प्रीवियस कंपनी एक्ट पे नहीं लागू होगा। सर सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रेचमेंट, सर नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, मेरे को चांसेस लगता है कि क्वेश्चन आने का। सर इंट्रेचमेंट क्या होता है, सपोज आपको बताता हूँ, आपको फाइनल पढ़ना है, सुनो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना, इसमें मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए, मिनिमम सर मेंबर नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्टर 2 चाहिए। कितने डायरेक्टर चाहिए सर, 2 चाहिए, ठीक है। अब सर मैं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, और आपने एओ में लिख दिया ना हमारी प्राइवेट कंपनी लॉ ऑन योर टिप्स प्राइवेट लिमिटेड, मैं लिख रहा हूँ अपने एओ में कि हमारे कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, तो सर मुश्किल कौन हुआ, 2 आदमी लाना इजी है कि 3 आदमी लाना इजी है, सर 2 आदमी लाना इजी है। तो इंटरेस्टमेंट यही होता है कि आपने एओए में क्या किया ना, कुछ ऐसा कर दिया ना जहां पे लॉ स्ट्रिक्टर हो गया, मतलब टफ हो गया। मतलब नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर चाहिए, बट आपने एओए में ये लिख दिया ना कि हमारी कंपनी में हमने इंटरनल रूल्स रेगुलेशन बनाया है, हम चाहते हैं 3 डायरेक्टर हो, तो आपने लॉ को स्ट्रिक्ट किया है। सर अगर हम लिखते कि हमारी कंपनी मिनिमम 1 डायरेक्टर चाहिए, ना भाई ना 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 ना, ऐसा नहीं चलेगा। आप लॉ को स्ट्रिक्ट कर सकते हो, लॉ को लेस नहीं कर सकते हैं, तो ये लेस करना हुआ भैया, एक तो आराम से उठा के लिया होगा डायरेक्टर, ठीक है, 2 तो आपको लॉ लॉ की बातों को काट नहीं सकते, लॉ की बातों को स्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो स्ट्रिक्ट करना क्या होता है, इंट्रेचमेंट। सर प्रोसीजर क्या है, अगर आप एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, ऑल मेंबर शुड एग्री, सर इसको बोलते हैं यूनानिमस रेजोल्यूशन। जैसे अभी राम मंदिर का ये सब हुआ था ना, तो वहां पे जजेस ने यूनानिमस रेजोल्यूशन दिया, मतलब सारे जजेस राजी थे इसमें, ठीक है। तो अगर आप एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हो ना, और अपने डायरेक्टर का मिनिमम 2 से 3 कर रहे हो, स्ट्रिक्ट कर रहे हो, लो नहीं कर रहे हो 2 से 1, स्ट्रिक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इंट्रेचमेंट हुआ। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड ना, अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, तो आपको सबको डायरेक्टर को मान लो आपके सबके कंपनी में क्या करना पड़ेगा, सारे मेंबर को हाँ बोलना पड़ेगा। अगर मान लो मेंबर्स 198 है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 मेंबर ज्यादा नहीं हो सकते, तो 198 क्या बोले, यस आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बट उसने एक में भी ना बोला ना, मतलब 197 बोला हाँ, वन एक बोला ना नहीं करो भाई, स्ट्रिक्ट मत करो, तो भाई इंट्रेचमेंट नहीं होगा। सर मान लो पब्लिक कंपनी है, तो सर मान लो एबीसी लिमिटेड है सिर्फ, तो भैया स्पेशल रेजोल्यूशन। अब एसआर क्या होता है भाई, 75% और मोर होता है एसआर, तो याद रखना क्वेश्चन आ सकता है, प्राइवेट कंपनी है तो सबको हाँ बोलना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से काम चल सकता है। सर नाउ इफेक्ट ऑफ रजिस्टर एमओए, मतलब एक बार आपका एमओए और एओए ड्राफ्ट हो गया और आपने रजिस्टर करवा लिया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, सर इफेक्ट ये होगा कि कंपनी लाइबल टू मेंबर्स, मेंबर्स आर लाइबल टू कंपनी, अगर कुछ गलती हुआ तो कंपनी लाइबल होगा मेंबर को पैसा देगा, मेंबर लाइबल टू कंपनी, मेंबर्स आर नॉट लाइबल टू ईच अदर। अब मेंबर मेंबर भैया एक दूसरे को कोई लाइबल नहीं कि भैया तुम मेरे को पैसा दे, तुम मेरे को पैसा दे, कंपनी ने पैसा डुबा दिया, पता चला आप लोग खुद लड़ रहे हो, भैया तुम कंपनी से पैसा मांगने जाओ, तुम ये नहीं कि दूसरे मेंबर को बोल दोगे भाई तू ही तो कंपनी के सारे रेजोल्यूशन रहता था, तू मेरे को पैसा दे, ऐसा नहीं होगा। मेंबर्स एंड मेंबर्स आर नॉट लाइबल टू ईच अदर, यस कंपनी लाइबल टू मेंबर्स, मेंबर लाइबल टू कंपनी। एक बार एमओए रजिस्टर हो गया तो कंपनी लाइबल टू मेंबर लाइबल टू कंपनी, बट मेंबर्स आर नॉट लाइबल टू ईच अदर, ठीक है। मनी पेबल बाय एनी मेंबर अंडर एमओए शैल बी डेब्ट ड्यू टू कंपनी। सुनो, सब पेबल मतलब अभी पे होना बाकी है। जैसे मान लो ए बी सी, इसने क्या किया, 100 शेयर सब्सक्राइब किए, इसने क्या किया, 8 रुपीज पे किया, अभी 2 रुपया अनपेड था, तो ये जो 2 रुपया अनपेड था ना, ये कहीं ना कहीं क्या माना जाएगा, डेट। सर डेट मतलब एक तरह से माना जाएगा कि भैया कर्ज है, अभी भैया मेंबर को देना बाकी है, कहीं ना कहीं एक तरह से कंपनी लोन दिया, भैया लोन चुकाओ, ठीक है। तो एक बार हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रजिस्टर एमओए एंड एओए, तो भैया कंपनी लाइबल टू मेंबर, मेंबर लाइबल टू कंपनी, बट मेंबर्स आर नॉट लाइबल टू ईच अदर। मतलब कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो कंपनी मेंबर को लाइबल करेगी, मेंबर पैसा नहीं देगा तो मेंबर कंपनी लाइबल होगा, बट मेंबर मेंबर आर नॉट लाइबल टू ईच अदर। और जो पैसा बचा है ना सब्सक्रिप्शन अमाउंट का, वो भैया एक डेट माना जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है क्या माना जाएगा, डेट माना जाएगा, मतलब जैसे लोन माना जाएगा, भैया कंपनी ने अभी तक है ना, इस पर्सन ने अभी तक है ना 2 रुपया नहीं चुकाया है, ठीक है। एक सेकंड पानी पी लेता हूँ यार। देखो 24 मिनट हुआ है, कोशिश करूंगा 10-15 मिनट और लूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, फिर आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर ये एक नया है अमेंडमेंट है 10A, सर जहाँ अमेंडमेंट लिख ले कान खोल के सुन लिया करना, ठीक है। डिक्लेरेशन, सर डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है, जहाँ साइन इन मार्केट डिक्लेरेशन दिया जाता है टू बी फाइल्ड बाय डायरेक्टर
डायरेक्टर जो भी कंपनी में अपॉइंट हुए ना वो डिक्लेरेशन फाइल करेंगे विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर मान लो आपकी 1 मई को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई ना, तो यहाँ से 180 दिन के अंदर आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना है। सर आपको कौन, डायरेक्टर जी आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना है डैट, तो उस डिक्लेरेशन में क्या रहेगा, डिक्लेरेशन में 2 चीज़ रहेगा, दैट एवरी सब्सक्राइबर ऑफ शेयर हैज पेड द वैल्यू एग्रीड बाय हिम। मतलब आपके मान लो प्राइवेट कंपनी में दो दो अगर सब्सक्राइबर है ना, तो दोनों ने क्या किया, जितना पेड अप वैल्यू था ना जितना एग्री किया था, मान लो कि ऑथराइज सिक्योरिटी 2 लाख थी, इन दोनों ने बोला कि हम 50-50 पेड अप देंगे, मतलब 1 लाख रुपए देंगे, तो ये 1 लाख इनके बैंक अकाउंट में आ चुका होगा, बैंक कंपनी के बैंक अकाउंट में आ चुका होगा, इन्होंने अपना मनी पे कर दिया होगा। तो यहाँ पे एक बैंक स्टेटमेंट लगता है, प्रैक्टिकली बताता हूँ, यहाँ पे एक बैंक स्टेटमेंट, बैंक सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। कंपनी हैज फाइल्ड विद आरओसी इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। तो देखो हमें पढ़ा था एमओए में क्लॉज होता है रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, वहां पे बस स्टेट बताना पड़ता है, आपने वहां पे स्टेट बता दिया, दिल्ली हरियाणा जो भी स्टेट बता दिया। 180 दिन के अंदर आपने आपको सर आपको ये भी बताना पड़ेगा आपने कहाँ पे अपना बिजनेस चालू किया, वहां के डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। देखो सर डिक्लेरेशन दो डिक्लेरेशन जाएगा, पहला जाएगा कि आपके सारे सब्सक्राइबर ने क्या किया, अपना मनी पे कर दिया, दूसरा डिक्लेरेशन जाएगा कि आपका ऑफिस रजिस्टर ऑफिस एड्रेस कहाँ है और आपने उस रजिस्टर ऑफिस एड्रेस को फाइल कर दिया। सर देखो ये जो है ना कंपनी हैज फाइल विद आरओसी इट रजिस्टर ऑफिस एड्रेस, सर इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर है ना कंपनी को अपना रजिस्टर ऑफिस एड्रेस फाइल करना होता था। तो हम ये तो 30 दिन के अंदर ही फाइल हो जाएगा, मतलब ये 1 मई से लेके 31 मई के बीच में ही फाइल हो जाएगा कि आपका रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे है, क्योंकि वहां पे सिर्फ स्टेट क्लॉज आता था, आपका स्टेट क्या है। अब आपका 30 दिन के अंदर क्या होगा, एक रजिस्टर ऑफिस जाएगा। अब इसी का डिक्लेरेशन देना है कि आपने है ना अपना सारे सब्सक्राइबर से मनी ले लिया और आपने अपना रजिस्टर ऑफिस जो एड्रेस है ना वो अपने फाइल कर दिया है, इसका डिक्लेरेशन जाएगा, इसका कंफर्मेशन जाएगा 180 दिन के अंदर। कौन देगा, डायरेक्टर देगा, टू बी सर्टिफाइड बाय, यहाँ पे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट जो भी है, ये क्या करेंगे, इसको सर्टिफाई करेंगे। मतलब जो फॉर्म फाइल होने जाएगा ना सर, फॉर्म होता है सर INC 20A, उसको होता है ना वहाँ पे वो पे CA का साइन होकर एडवोकेट CS का साइन होकर जाएगा। सर अगर नहीं कर पाए सर तो पेनल्टी लगता है, मैं पेनल्टी बता दूं, 50,000 रुपये पेनल्टी लगता है इसे, और आपका रिमूवल ऑफ नेम हो सकता है। सर कंपनी का रजिस्टर, देखो रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनी, आप जब कंपनी बनते हो ना, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, मान लो जिस दिन आपका जन्म होता है, इनकॉर्पोरेशन जन्म होना, उस दिन कंपनी के ना आरओसी के ना एक बुक में ना आपका नाम लिखा जाता है, यस ABC प्राइवेट लिमिटेड का जन्म हो चुका है। अगर आपने 180 दिन के अंदर डिक्लेरेशन नहीं फाइल किया, क्या डिक्लेरेशन कि आपने सारे सब्सक्राइबर ने पैसा दे दिया और आपने क्या किया था, 30 दिन के अंदर क्या किया था, रजिस्टर ऑफिस क्रॉस फाइल, रजिस्टर ऑफिस एड्रेस फाइल कर दिया था, इसका डिक्लेरेशन जाना है, ठीक है। अगर नहीं दिया ना तो आपका नेम यहाँ से हट जाता है, और हट जाएगा तो आप नो मोर कंपनी हो जाओगे, कंपनी नहीं बनोगे, आपका जो आपको सर्टिफिकेट रहता है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो एक सिंपल देखो, 2 तरीके से कंपनी बंद होती है, एक वाइंडिंग अप इज लॉन्ग प्रोसेस, और एक होता है रिमूवल ऑफ नेम। सिंपल क्या करो, कंपनी के रजिस्टर से आरओसी के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटा दो, स्ट्राइक ऑफ कर दो। तो आप भैया नहीं करोगे ना, दोनों कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं फिर आपके। सर नाउ अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होगी, इसका कुछ स्टेजेस में बात करेंगे, 5 स्टेज में बात करेंगे, ठीक है। सर स्टेज नंबर 1 क्या है, केयर टू बी टेकन। सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले उसको क्या देता है, उसके नाम किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या लेना है, केयर टू बी टेकन व्हाइल चूजिंग द नेम ऑफ कंपनी। भैया उस बच्चे का नाम, मतलब उस कंपनी का नाम क्या लेना है, उस हिसाब को ध्यान देते होना। सर रूल 8 में ध्यान देना। सर इन तीनों रूल में क्या है, सर कुछ खासा रूल नहीं है, आराम से पढ़ना, रेगुलर क्लास में पढ़ाया हुआ है, पर फिर भी हम डिस्कस करते हैं। सर आपका नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, आपका नाम किसी फ्रीडम फाइटर से नहीं होना चाहिए, और आपके नाम में कुछ राष्ट्रपति या मान लो कुछ ऐसा गवर्नर नहीं होना चाहिए, मान लो ABC गवर्नर लिमिटेड ऐसा नहीं होना चाहिए, या मान लो आपका महात्मा गांधी प्राइवेट लिमिटेड ऐसा नहीं होना चाहिए, या मान लो आपने क्या किया, बायजूस नाम से कोई चालू कर दिया, किसी का LLB बना हुआ है, LLP बना हुआ है, उस नाम से चालू कर दिया, कोई ट्रेडमार्क नाम से चालू कर दिया। तो ये सारे रूल्स में यही सब बातें लिखी गई है कि मतलब आपका नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। मान लो रिलायंस नाम से कंपनी बनी हुई, आपने वही रिलायंस नाम से कंपनी बना दिया, या मान लो इन्फोसिस नाम से कंपनी है, आपने क्या किया, इन्फोसिस बना दिया, तो आइडेंटिकल भी नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ठीक है। या मान लो आपने क्या किया, फ्रीडम फाइटर्स का नाम यूज किया, जैसे महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह जी का अपना नाम यूज किया अपनी कंपनी में। या मान लो थर्ड क्या है, रूल 8 में कि आपने क्या किया है, आपने मान लो जस्ट लाइक आपने क्या यूज किया, आपने राष्ट्रपति नाम यूज किया अपने उसमें, ठीक है, अपने यूनियन टाइप का कुछ यूज किया आपने ना, नेशनल फ्लैग टाइप कुछ नाम यूज किया, मतलब ऐसा यूज किया ना जो तो गवर्नर ऑफ बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी से डिनोट करता है, गवर्नमेंट टाइप का कुछ यूज किया है। तो ये सब यूज करना भाई, ध्यान रखना, रूल्स की बातें ध्यान रखना, पढ़ के आना, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। रेगुलर क्लास में अच्छे से पढ़ा दिया था। सर एक बार जब नाम डिसाइड हो जाएगा आपका नाम क्या होने वाला, और ये सबको क्लियर करना, मतलब ये सबको ध्यान देते हुए, सर दूसरा क्या होना है, आपको रिजर्वेशन ऑफ नेम जाना। सर यहाँ पे स्पाइस प्लस फॉर्म जाता है पार्ट ए, नाम का सारा गेम होता है पार्ट ए, और अदर काम होता है पार्ट बी में। तो नामकरण का सारा काम होता है स्पाइस प्लस फॉर्म पार्ट ए। सर स्पाइस प्लस फॉर्म पार्ट ए वेब फॉर्म होता है, मतलब आपको ऑनलाइन जाके फिल करना होगा, फिर सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने डाउनलोड कर लिया फिर भरे फिर अपलोड किया, नहीं सर वेब फॉर्म होता है। क्या होता है सर, वेब फॉर्म, ठीक है।
अब आपने नाम चूज कर लिया, अब आप क्या करोगे, एप्लीकेशन दोगे नाम का। अब आपने नाम रोहन शोन रख लिया, सपोज कंपनी नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड रख लिया। अब क्या करोगे, एप्लीकेशन दोगे, किसको दोगे, आरओसी को दोगे। किस लिए दोगे, रिजर्व नेम ऑफ प्रपोज कंपनी। मान लो आपने लिख दिया लड्डू गोपाल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। जो भी आपने नाम रखा उसके क्या करोगे, रिजर्व नेम का बोलोगे भैया आरओसी हमारा नाम रिजर्व करो। कितने दिन के लिए होता है ये, 20 दिन के लिए होता है। या मान लो आपका नाम ऑलरेडी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड था, अब वहां से आपको चेंज करके पीक्यू आर प्राइवेट लिमिटेड करना है, मतलब कहीं ना कहीं चेंज ऑफ नेम करो। मतलब चेंज ऑफ नेम में क्या होता है, ऑलरेडी आपका नामकरण हो चुका था, अब उस नामकरण को चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे रिजर्व होता है 60 दिन से। एमसीक्यू में आ सकता है, नई नवेली कंपनी जा रही है तो 20 दिन के नाम रिजर्व होगा, और ऑलरेडी कोई कंपनी जा रही है तो रिजर्व करने के लिए 60 दिन होता है, ठीक है। इफ इट इज फाउंड दैट द नेम वाज रिजर्व बाय गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। मान लो आपने बोला ना कि सर हमारा लॉन इटप्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसको प्लीज रिजर्व कर लीजिए। उसने बोला क्यों करें हम आपका नाम को ऐसा रिजर्व, बोला सर हमारे नाम का ना ट्रेडमार्क है। तो पता चला, बाद में पता चला कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया था, कोई ट्रेडमार्क नहीं था, कोई कुछ नहीं था, फॉल्स डिक्लेरेशन सब देके फाइल किया, ऑलरेडी कोई नाम थी। या मान लो इन्फोसिस का इन्फोसिस कर दिया, बोला कि सर हमने सब कुछ देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। या मान लो इसमें बोलता है कि एलएलपी के नाम से नहीं होना चाहिए, तो आपने बोला सर हमारा नाम एलएलपी नहीं है, आप नाम रजिस्टर करो। बाद में पता चला सारा फॉल्स इन्फॉर्मेशन था। देन क्या होगा, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, मतलब कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है, मतलब कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ चुका है, तो भैया क्या होगा, बोलेगा प्यार से कि अपना नाम क्या करो, चेंज कर दो। नहीं तो दूसरा क्या बोलेगा, आपका नाम हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, जो ऊपर देखा था रजिस्टर ऑफ कंपनी से नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाता है। तीसरा क्या बोलेगा, लॉन्ग प्रोसेस, आपको वाइंडिंग अप कर देंगे। तो स्ट्राइक ऑफ इज ए शॉर्ट प्रोसेस, वाइंडिंग अप इज ए लॉन्ग प्रोसेस। और नहीं तो पहले प्यार समझाएगा, बोलेगा भैया अपना नाम चेंज कर लो। नहीं मानोगे तो ये दोनों क्या होता है, कंपनी बंद करने का प्रोसेस है। एक होता है स्ट्राइक ऑफ इजी प्रोसेस, एक होता है वाइंड अप लॉन्ग प्रोसेस। मान लो आपका कंपनी नहीं बना, मतलब तब तक आपको पता चल गया, आरओसी को पता चल गया कि भैया ये है ना झूठ नाम दिया है। मतलब एक तो क्या, मतलब पता चलते हुए इतना देर हो गया, कंपनी बन चुकी थी, तब ये होगा। मतलब ऐसा हुआ कि कंपनी को आरओसी को तुरंत पता चल गया, तो बोलता है भैया आपका नाम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपको पेनल्टी लगेगा 1 लाख रुपए का, ठीक है। स्टेज 2। नाउ स्टेज 3। सर स्टेज 3 क्या बोलता है, स्पाइस प्लस पार्ट ए फॉर्म स्टेज 1 का था, स्टेज 2 का था। अब आता है स्पाइस प्लस पार्ट बी। पार्ट बी में क्या किया जाता है सर, सुनो। डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन टू बी प्रिपेयर्ड, डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड अंटिल डिसोल्यूशन। मतलब ये बोल रहा है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स बनाओगे ना, ये वाले नीचे वाले डॉक्यूमेंट्स, वो आपको डिसोल्यूशन तक रखना, मतलब जब कंपनी खत्म होने लगेगी ना, तब तक आपको संभाल रखना है। ऐसा क्या क्या, आपका एमओए एओए जो सारे सब्सक्राइबर द्वारा साइन किया हुआ, डिक्लेरेशन हो सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर से दैट उन्होंने क्या किया, कोई कन्विक्ट ना हो ऑफेंस का, मतलब कोई जेल वेल ना गया हो। नॉट फाउंड गिल्टी एनी फॉर ड्यूरिंग लास्ट 5 years, मतलब उनके सब्सक्राइबर्स, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 2 सब्सक्राइबर्स, डायरेक्टर 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी तो 7 सब्सक्राइबर, डायरेक्टर 3 डायरेक्टर, ठीक है। इन्होंने बताना पड़ेगा कि भैया हम कोई फ्रॉड नहीं किए हुए, हमें एक डिक्लेरेशन देना है, मतलब डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर्स को डिक्लेरेशन देना है कि हमने कुछ कांड वांड नहीं किया हुआ लास्ट 5 साल में, और ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल इज करेक्ट, हमने जो सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल किए सब करेक्ट है, सब ट्रू एंड फेयर है, ठीक है। अब इसके साथ साथ है ना सर, हम इनकी बात को कैसे मान लें, तो बोलता है कि टेंशन मत लो, इसमें ये भी दिया हुआ है कि आपको ये सब सर्टिफाइड करना पड़ेगा एडवोकेट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कंपनी सेक्रेटरी से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कॉस्ट अकाउंटेंट से, ठीक है। एंड सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर्स के डिटेल्स जाएंगे, एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जाएगा ऑफिस का, इफ होगा तो। मान लो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा, मान लो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं डिलीवर हो पाए, मान लो निर्माण बिहार में डॉक्यूमेंट्स नहीं डिलीवर हो पाए, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस था, तो एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है कि लक्ष्मी नगर में जाकर डलवा सकते हो, अगर है तो कॉरेस्पॉन्डेंस से डाल देना, ठीक है। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज फाइल विद आरओसी इन स्पाइस प्लस फॉर्म, जिसमें पार्ट बी होता है, पार्ट ए में नाम जाता है, ठीक है। अब सुनो, स्टेज 4, इफ ऑल द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, अगर सारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, मतलब पार्ट ए पार्ट बी, मतलब स्टेज 3 तो सब कुछ करेक्ट था, कंपनी क्या कर, आरओसी क्या करेगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी, मतलब ठप्पा लगा देगी, भैया आज से तुम हमारे क्या हुए, रजिस्टर में आ चुके हो, तुम आज से कंपनी हो चुका है। जैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, उसके अंदर क्या क्या लिखा रहता है सर, सिन नंबर, तो सिन नंबर होता है जिसमें आगे यू एल लिखा रहेगा, यू तो अनलिस्टेड, एल तो लिस्टेड, ठीक है, उसमें ध्यान लगाएंगे। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब किस दिन आपका कंपनी जन्म लिया है, सपोज 2/5/2022, तो ऐसे लिख देगा कि सिन और डेट रहेगा। क्वेश्चन आ सकता है कि सीवाई में क्या क्या मैंडेटरी है, तो सिन और डेट, तो ठीक है। द नेम ऑफ कंपनी शैल बी इंटर इन रजिस्टर ऑफ कंपनी, जब कंपनी का नाम है ना वो कंपनी के रजिस्टर में इंटर हो चुका रहेगा। सर स्टेज नंबर 5, सर क्या बोला, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। अब बोला ट्राइब्यूनल, सर कंपनी लॉ के सारे मैटर्स कौन डील करता है, ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, उसके ऊपर जाना अपील करके, तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, उसके ऊपर जाना है तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुनो, इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, मतलब कंपनी के एमओए गलत थे, कंपनी का डिक्लेरेशन गलत था, या कंपनी का सर्टेन जो भी ये सब थे सब फ्रॉड वाले मेंबर थे, और इसके सीए ने भी गलत साइन किया, तो इस सब क्या होगा, ट्राइब्यूनल में पास सच ऑर्डर, क्या बोल सकता है, रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट कंपनी, ट्राइब्यूनल बोलेगा आपसे हम तुम्हारी कंपनी को रेगुलेट करेंगे, कैसे मैनेज करना है नहीं करना हम बताएंगे। सेकंड क्या बोल रहा है, ट्राइब्यूनल प्यार से बोला है कि अपना एमओए एओए चेंज करो, आपने एमओए में लिख रखा है ये और गलत इन्फॉर्मेशन फाइल कर रहे हो। लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड, मान लो कंपनी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स थी, अब हो जाएगा अनलिमिटेड, भैया तुम्हारे कपड़े भी बेच के हम क्या करेंगे,
सुधारेंगे तुमको। रिमूवल ऑफ नेम और वाइंडिंग अप, ये आपको हर जगह मिलेगा। रिमूवल ऑफ नेम और वाइंडिंग अप दोनों क्या होता है, सेम होता है, बस एक में क्या होता है शॉर्टकट प्रोसेस होता है, सिंपल क्या क्या इरेजर उठाया और कंपनी के रजिस्टर से नाम मिटा दिया। वाइंडिंग अप क्या होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है जहाँ पे लिक्विडिटी लाइबिलिटीज और एसेट्स को सेटअप किया जाता है। ठीक है सर। नाउ आता है अल्टरेशन ऑफ नेम, मतलब सिंपल सी बात है, नेम कैसे अल्टर हो सकता है। मान लो मेरा कंपनी का नाम है लॉ टिप्स प्राइवेट लिमिटेड, मेरे को करना है लॉ ऑन योर लिप्स प्राइवेट लिमिटेड, मतलब टिप्स से लिप्स करना है, तो मैं सू मोटो जाके कर सकता हूँ। ठीक है, सू मोटो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पे क्या करूंगा, स्पाइस प्लस फॉर्म करूंगा और ये वाले पार्ट में आ जाऊंगा, चेंज ऑफ नेम में 7 दिन रिजर्व हो जाएगा, फिर मैं कर सकता हूँ। बट दूसरा क्या बोला है, रेक्टिफिकेशन ऑफ, देखो सू मोटो भी नाम चेंज हो सकता है, मैं खुद से अपना नाम कंपनी का चेंज कर सकता हूँ। फिर सेकंड क्या बोला है, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, सेक्शन 16, if the name of registered company is identical or nearby reassemble the name of already existing company, जो मैंने बताया ना आपको कि आप मान लो आपका, मान लो इन्फोसिस है, आपने खोला इन्फोसिस, तो दोनों ढूंढने में क्या लग रहा है, आइडेंटिकल लग रहा है और रीअसेंबल द सेम लग रहा है, तो भैया क्या हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आके आपका सू मोटो नाम चेंज करा सकता है। कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि भैया ऑलरेडी इन्फोसिस नाम से कंपनी बनी हुई है, आप क्या करो, अपना नाम को रेक्टिफाई करो विद इन 3 मंथ्स। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दिया ना, यहाँ से 3 महीने के अंदर क्या करो, नाम को रेक्टिफाई करो। कैसे, बाय पासिंग ओवर। सर इंपॉर्टेंट है, नाम को कैसे रेक्टिफाई करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भैया नाम रेक्टिफाई करो कि आपका इन्फोसिस नाम है ना, ऑलरेडी किसी नाम कंपनी से इन्फोसिस से रीअसेंबल कर रहा है या मान लो आइडेंटिकल लग रहा है, तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके नाम को रेक्टिफाई करना है 3 मंथ्स में। इंपॉर्टेंट है, 3 मंथ्स में आपको नाम को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। ठीक है, एप्लीकेशन बाय प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क, सर सुनो क्या होता है, सबको पता है सर, पेटीएम जो है ना कोई कंपनी नहीं है, पेटीएम का एक ट्रेडमार्क है। ठीक है, तो मान लो मैंने क्या किया, मैंने ट्रेडमार्क ले रखा है, मैंने लॉ टिप्स का क्या किया है, ट्रेडमार्क लिया है। अब मान लो आगे जाके कोई 1 साल बाद कोई आदमी आता है और लॉ टिप्स प्राइवेट लिमिटेड बना देता है, तो मैं बोलूंगा भाई मेरा ट्रेडमार्क है, तुमने कंपनी कैसे बना लिया। तो सुनो, एप्लीकेशन बाय प्रोप्राइटर ट्रेड, मान लो मैं ही हूँ, ये मैं हूँ मिस्टर साहिल, और मान लो मिस्टर राज ने क्या किया, कंपनी बना लिया लॉन टिप्स प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरे को पता चल गया यार लॉन टिप्स का ट्रेडमार्क तो मैंने ले रखा है, ये नाम कैसे यूज कर लिया। तो एप्लीकेशन बाय प्रोप्राइटर ट्रेडमार्क, मतलब साहिल जी क्या करेंगे, एप्लीकेशन लेके जाएंगे किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट पास, कितने दिन में, 3 साल में, ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम ऑफ सच कंपनी। देखो जिस 3 साल में जाएंगे, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ना, यहाँ से मान लो 1 मई को इनकॉर्पोरेट हुई है ना, तो यहाँ से हम 1 मई 2020 है ना, तो 1 मई 2021, 1 मई 2022, 1 मई 2023, इसी बीच में हमें 3 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट पास कूदना पड़ेगा। बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट देखो यार कैसे मेरे नाम पे कंपनी बना लिया, सर इंपॉर्टेंट है 3 साल में जाना पड़ेगा। सर 3 साल बाद गए तो भैया बाहर में जाओ फिर तुम, मतलब चौथे साल गए तो वो कंपनी बने हुए 4 साल हो चुका है, सर नहीं होगा, 3 साल तक जुगाड़ है, अगर आपका ट्रेडमार्क यूज हो रहा है तब जाके बचा लो। ठीक है, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड देन इट में डायरेक्ट टू चेंज 3 मंथ्स में, क्या बोलेगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लगे हाँ सही में यार तुम्हारा लॉन टिप्स का ट्रेडमार्क था, इसने क्या किया, लॉन टिप्स प्राइवेट लिमिटेड बना लिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगा और वो डायरेक्शन क्या होगा, 3 महीने के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा। अमेंडमेंट है, इजी है, याद रखना। सर सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क जैसे मैंने लॉन टिप्स ले रखा है, किसी और ने क्या किया, लॉन टिप्स प्राइवेट बना दिया, तो जिस दिन ने उसे बनाया ना, वहां से 3 साल में मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट पास एप्लीकेशन डालना है, मान लो 2 साल हो गए, मेरे को पता चला यार लॉन टिप्स प्राइवेट लिमिटेड चल रहा है, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट बोलूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज चेंज द नेम। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा हाँ सेटिस्फाइड हो गया, तो वो नेम चेंज करने का ऑर्डर देगा और 3 महीने के अंदर नेम चेंज करना पड़ेगा सामने वाला को। ठीक है, इफ कंपनी ऑब्टेन्स न्यू नेम इंटीमेट आरओसी विद इन 50 डेज, अब मान लो कंपनी ने किया क्या, लॉ टिप्स प्राइवेट लिमिटेड हटा दिया, अपना डाल दिया मान लो कुछ भी लॉ विद प्राइवेट लिमिटेड डाल दिया। ठीक है, तो जो नई कंपनी है ना वो 15 दिन में बताएगी कि हमने आरओसी को बताएगी कि हमने चेंज कर दिया है। इफ कंपनी फेल टू कंप्लाई विद सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भाई लॉ टिप्स प्राइवेट लिमिटेड तुम्हें बंद करना है, अब वो लॉ टिप्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर था ना मिस्टर राज, वो बोलेगा मैं बंद नहीं होने दूंगा, मतलब कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के खिलाफ जा रहा है लॉ टिप्स प्राइवेट लिमिटेड, तो क्या होगा, तो क्या कंपनी बंद होगी, स्ट्राइक ऑफ होगा, वाइंडिंग नहीं, यहाँ पे बोल रहा है प्यार से, मतलब यहाँ बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट न्यू नेम टू कंपनी एंड आरओसी शैल एंटर द न्यू नेम, भले बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की मनमानी है भाई, अगर तुमने नाम नहीं चेंज किया ना लॉ टिप्स प्राइवेट लिमिटेड और ये ट्रेडमार्क वाला टाइम पे आया ना 3 साल के अंदर, तुम्हें मैंडेटरी नाम चेंज करना, अगर सीजी ने बोल दिया, तो अगर ये नहीं चेंज किया ना, सीजी प्यार से क्या नाम चेंज कर देगी, लॉ टिप्स प्राइवेट लिमिटेड कर देगी, लॉ विद प्राइवेट, कोई भी अच्छा नाम दे देगी आपको। से आपको ये नाम नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप इस नाम को चेंज कर सकते हो, तो भाई प्यार से नहीं माने तो भाई गुस्सा से सेंट्रल गवर्नमेंट आपका नाम चेंज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्ट्राइक ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे कोई वाइंडिंग नहीं होगा, आपने नाम नहीं चेंज किया ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका खुद नाम चेंज कर देगा। ठीक है, एंड इशू ए फ्रेश सीओआई, आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लॉविद कर दिया, आपको लॉविद नहीं पसंद है, आपको अपना नाम डालना था मान लो लॉ क्लास प्राइवेट लिमिटेड, तो अब कोई नहीं, आप बाद में इसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई प्यार से सुन लेते हैं वहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1% कंपनी, ये देखते हैं। चलो आखिरी के 10 मिनट और बचे हैं, इसको कैरी करते हैं। चलो कोशिश कर रहा हूँ पूरा फास्ट वे में डिटेल समझाने का। ठीक है सर, नाउ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी,
ऊपर हमने ओपीसी छोड़ दिया था क्योंकि हम यहाँ पे करने वाले हैं। सर हु कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सर सर नेचुरल पर्सन मतलब कोई कंपनी ओपीसी नहीं बना सकती। नेचुरल पर्सन मतलब क्या, हमारे आपके साथ जिंदा आदमी होना चाहिए, हाथ पर चला रहा हो, ठीक है, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, ओपीसी बनाया, बिल्कुल नहीं, कंपनी ओपीसी नहीं बना सकती, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मतलब सिंपल के आर्टिफिशियल होती है कंपनी, ठीक है ना, नॉट नेचुरल। नेचुरल क्या होता है, रियल रोज, आर्टिफिशियल होता है आर्टिफिशियल रोज, तो नेचुरल मतलब जिंदा होना चाहिए सब। एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज दिखाना था मेरे को, नेचुरल पर्सन एंड इंडियन सिटीजन, मतलब अगर मैं बोलूं ब्रेन लारा जी एक ओबीसी बना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन ही नहीं है सर, इंडियन नागरिक होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए उसको इंडियन वाला, ठीक है। तो ये सिंपल बात है, ब्रेटली बना चाहता नहीं हो सकता, ठीक है। तो ब्रेन लारा नहीं बना सकता, मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैंने एग्जाम्पल अपने रेगुलर क्लास में ऐसा ही लिया था, ठीक है। एंड रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, तो अदरवाइज सर हो गया एनआर, तो नॉन रेसिडेंट भी क्या हो सकता है, अब इसमें आ सकता है। तो सर सिंपल मैं बोलूं, मान लो प्रियंका चोपड़ा ओपीसी बना चाहती है, क्या बना सकती है, एक सेकंड, माइक लगाने की भूल गया था। क्या प्रियंका चोपड़ा ओपीसी बना सकती है? प्रियंका चोपड़ा नेचुरल पर्सन है, प्रियंका चोपड़ा इंडियन सिटीजन है, अब प्रियंका चोपड़ा रेसिडेंट इंडिया है, या मान लो नॉन रेसिडेंट भी है, और अदरवाइज जो आया ना, इससे अमेंडमेंट आ गया, तो अमेंडमेंट आया, ठीक है, तो प्रियंका चोपड़ा भी क्या बना सकती है, ओपीसी बना सकती है। क्या निक जोनस बना सकता है? नेचुरल पर्सन है, मान लो नॉन रेसिडेंट है, क्या वो इंडियन सिटीजन है? बिल्कुल नहीं, तो सर नहीं बना सकता। तो ये तीनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाइड एंड सर तीनों साथ में। सर नेचुरल क्या एबीसी प्राइवेट ओबीसी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, नेचुरल पर्सन ही नहीं है, तो तीनों साथ में सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या बोला, पर्सन स्टे फॉर 120 डेज इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पहले 182 डेज था, अब बोला कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर 120 डेज होगा तो रेसिडेंट इन इंडिया होता है, ठीक है, ये चेंजेस आया। शैल बी एलिजिबल टू फॉर्म ओपीसी और बी नॉमिनी, सर याद रखना नॉमिनी का भी यही लिमिट है, मतलब नॉमिनी भी क्या होना चाहिए आपका, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट इंडिया, और अदरवाइज तो चलेगा, ठीक है। इंडियन सिटीजन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन नागरिक होना चाहिए वो, ठीक है। ओपीसी का मेंबर भी, ओपीसी का नॉमिनी भी, ठीक है। नॉमिनी का क्या करना पड़ता है, एमओए में इंडिकेट करना पड़ता है कि आपका नॉमिनी कौन है। मान लो कि मैं कंपनी बनाया, मेरा नॉमिनी मान लो मिस्टर राज है, तो राज जी का नाम मेरे को डालना पड़ेगा एज ए नॉमिनी, क्योंकि ओपीसी में नॉर्मली क्या होता है, एक मेंबर होता है एक नॉमिनी होता है, दोनों अलग होता है, ये नहीं हो सकता मेंबर ही नॉमिनी हो, ऐसा नहीं, मेंबर अलग नॉमिनी अलग। आपके एमओए में डालना पड़ेगा नॉमिनी का नाम, ही शैल बिकम मेंबर ऑन डेथ ऑफ अ सब्सक्राइबर, ये लिखोगे अपने एमओए में कि भैया जिस दिन मैं मरूंगा ना उस दिन मिस्टर राज क्या बनेंगे, कंपनी के मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। ही शैल गिव हिज रिटन कंसेंट, सामने वाले नॉमिनी ने क्या किया हो, रिटन कंसेंट दिया हो, और विड्रॉ भी कर सकता है कभी भी। मेंबर से मेंबर में एनी टाइम चेंज द नॉमिनी, मेंबर चाहे तो मैं चाहे तो मिस्टर राज को कभी भी चेंज करके मिस्टर श्याम ला सकता हूँ, ठीक है, तो ये सबको डालना पड़ेगा। सब वन पर्सन कैन बी, मतलब एक आदमी एक टाइम पे एक कंपनी में मेंबर और एक कंपनी नॉमिनी बन सकता है। मतलब मान लो कि ये मैं हूँ, मैं अपना लॉ न्यू टिप्स में, मैं लॉ न्यू टिप्स कंपनी है, इसमें क्या बन गया, मैं मेंबर। अब मान लो मेरा भाई है, इसने क्या बनाया, मान लो म्यूजिक वर्ल्ड, मतलब मेरा दोस्त है मिस्टर राज, इसने क्या बनाया, म्यूजिक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं इसमें नॉमिनी बन सकता हूँ। तो मतलब एक आदमी एक टाइम पे एक कंपनी में अपना मेंबर बन सकता है खुद का, और एक कंपनी में नॉमिनी बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब आप जाके दूसरी कंपनी में या तो मेंबर नहीं बन सकते आप, ना तो नॉमिनी बन सकते हो, ठीक है। नॉट मोर देन वन ओपीसी, एक ओपीसी ज्यादा, मतलब सिंपल बात, इस ओपीसी में आप क्या हो, मेंबर हो, इस ओपीसी में आप क्या हो, नॉमिनी हो, चलेगा। अब मत बताओ सर, अब एक मैं केस बताता हूँ, सुनो। अब मान लो इसमें मैं मेंबर हूँ, ठीक है, इसमें मैं क्या हूँ, नॉमिनी हूँ। अब मान लो इसमें क्या है, मिस्टर राज क्या मेंबर है, म्यूजिक वाले में क्या है, मिस्टर राज मेंबर है, मैं नॉमिनी हूँ। अब मान लो मिस्टर राज की डेथ हो गई, तो क्या हुआ, डेथ के टाइम में क्या होता है, ऑन डेथ ऑफ सब्सक्राइबर नॉमिनी क्या बन जाता है, मेंबर। तो यहाँ पे क्या बन गया, मैं डेथ होते ही राज के मैं क्या बन गया, मैं भी मेंबर बन गया। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ भी मेंबर बन गया, मैं यहाँ भी मेंबर बन गया, मैं दो मेंबर बन गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वायलेट हो गया, क्योंकि एक पर्सन एक ही मेंबर और एक ही नॉमिनी बन सकता है। तो वही बोल रहा है कि इफ मान लो एक ओपीसी ज्यादा अपने दो कंपनी, यहाँ पे कोई यही चीज हुआ, मैं यही समझा रहा हूँ, इजी लैंग्वेज, थोड़ा टफ है यहाँ पे। तो यहाँ भी मेंबर बन गया, यहाँ भी मेंबर बन गया, तो कहीं ना कहीं दो मेंबर बन गए। अब भैया ये तो गलत हो गया, क्योंकि एक ही मेंबर बन सकता है, अब दो जगह मेंबर नहीं बन सकते। तो वही बोल रहा है कि इफ डज नॉट मीट द अबव क्राइटेरिया ही से सेटिस्फाइड द सेम इन 180 डेज, तो भैया आपके पास 180 देना है, मतलब मिस्टर साहिल जी आपके पास 180 देना है, आप चूज कर लो कि आप किस में मेंबर बनना चाहते हो, अपने लॉ टिप्स में मेंबर बनना चाहते हो या म्यूजिक में मेंबर बनना चाहते हो, जिसमें मेंबर बनना चाहते हो उसमें रहो, अदरवाइज इसमें विड्रॉ मार दो अपना, ठीक है। तो डेथ के केस में क्या हो जाएगा, ऑलरेडी नॉमिनी मेंबर बन जाता है ना, तो दो मेंबर क्लैश कर जाएंगे, तो एक मेंबर से आपको निकलना पड़ेगा। तो 180 दिन का टाइम दिया हुआ है, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। 180 दिन में क्या करना होगा, आपको अबव क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन सा क्राइटेरिया, कि भैया एक ही मेंबर क्या बन सकता है, मेंबर और नॉमिनी बन सकता है, ठीक है।
मिसलेनियस टॉपिक सुनो। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू सेक्शन 8 कंपनी, मतलब ओपीसी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब फाउंडेशन वर्क के लिए काम नहीं कर सकते, जनहित में जारी है, जनहित वाले काम नहीं कर सकते। इट कैन नॉट कैरी एनबीएफसी, वो भैया ओपीसी कंपनी है ना, एनबीएफसी वाला काम नहीं कर सकता, मतलब सामने से पैसा लेके लेंड नहीं कर सकता, पैसा लेंडिंग वेंडिंग नहीं कर सकता, बैंकिंग नहीं कर सकता, बैंकिंग वाला काम नहीं कर सकता। और आपको इन्वेस्ट इन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब ये नहीं बोल सकता ओपीसी मैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में है ना इसके शेयर्स खरीद रहा हूँ 50% या 51, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, 51% 50% शेयर नहीं खरीद सकता, ठीक है। इट कैन कन्वर्ट एट इज डिस्क्रिप्शन, वो अपने खुद के डिस्क्रिप्शन पे ना ओपीसी कन्वर्ट कर सकता है कैसे भी, बट सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्वेश्चन आ सकता है ओपीसी है ना खुद के डिसीजन में ना सेक्शन 8 में कन्वर्ट हो रहा है, भैया यहाँ पे तो पहले ही मना कर दिया सेक्शन 8 में नहीं कन्वर्ट हो सकता, अदरवाइज किसी और में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, बट सेक्शन 8 नहीं हो सकता। नाउ सर सेक्शन 8 बात आई गई, सेक्शन 8 तो सेक्शन 8 सुन लेते हैं, थोड़ा सा बाकी है, सुनो। ऑब्जेक्ट क्या होता है सेक्शन 8 का भैया, कॉमर्स, एजुकेशन, चैरिटी, इट शैल अप्लाई प्रॉफिट्स इन प्रोमोटिंग द ऑब्जेक्ट, मतलब वो प्रॉफिट लेके ना घर नहीं जाएंगे, सेक्शन 8 कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट लेके घर नहीं जाएगी, जो भी प्रॉफिट होगा भैया उसको क्या करेगी, फिर से उसी बिजनेस में करेगी, मतलब मान लो मैं पुअर के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे को कुछ प्रॉफिट आया, डोनेशन आया, डोनेशन मेरा एक्सीड किया, इनकम एक्सीड किया, तो प्रॉफिट बना ना, प्रॉफिट मैं क्या करूंगा, फिर से पुअर के लिए लगाऊंगा, मैं उस प्रॉफिट को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। मेरे टाइम में भी क्वेश्चन आया था कि सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, भैया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो जाता है बिजनेस में, ठीक है। इट सेल अप्लाई प्रॉफिट इन प्रोमोटिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था इसका, यही ऑब्जेक्ट था, इसी ऑब्जेक्ट में क्या करना है, उस प्रॉफिट को लगा देना है। प्रोविट्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सही, इसमें मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन घुमा दिया कि सेक्शन 8 कंपनी है, ऐसे ऐसे है, उसके मेंबर को डिविडेंड दिया और उसने ओवर नहीं पास किया, भैया ओवर पास करे ऐसा पास करे भाड़ में जाओ, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड दे ही नहीं सकती है, तो आपको ये सब प्रोविजन याद है, आपको घुमाएगा जबरदस्ती घुमाएगा कि ओवर पास किया, ऐसा पास किया, ऐसे वैसे घूमना मत, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती है। अब भैया सेक्शन 8 कंपनी कुछ काम करने जा रही है तो सबसे पहले लाइसेंस लेकर, लाइसेंस किससे लेकर आना, सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके आना कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके आना कि आप क्या कर रहे हो, आप जनहित में जारी वाले काम करने जा रहे हो, कॉमर्स, एजुकेशन, चैरिटी, रिलीफ टू पुअर, ये सब काम करने जा रहे हो। सेक्शन 8 कंपनीज नॉट एडवर्स प्राइवेट, मतलब सेक्शन 8 कंपनी अपने नाम के आगे पीवीटी एलटीडी नहीं लगा सकती, एलटीडी में सिंपल बात, रिलायंस फाउंडेशन देखते हो ना, ऐसा होना चाहिए कि मतलब सिर्फ रिलायंस तो चलेगा, बट ऐसा नहीं हो सकता रिलायंस पीवीटी लिमिटेड या रिलायंस एलटीडी, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब नहीं यूज कर सकते, ठीक है। रिवोक, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रिवोक लाइसेंस फॉर कंडक्टिंग फ्रॉड फ्रॉडली वायलेटिंग ऑब्जेक्ट, मतलब अगर आप मान लो अपने ऑब्जेक्ट में लिखे हो कि भैया आप चिल्ड्रन के लिए काम करोगे, पुअर के लिए काम करोगे, और आप क्या कर रहे हो, पैसा लेके बस अयाश कर रहे हो, बाहर घूम रहे हो, फॉरेन घूम रहे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, आपका जो लाइसेंस मिला था, लाइसेंस यहाँ पे जो आपको लाइसेंस मिला था ना, यहाँ पे लाइसेंस, ये आपको क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है, रिवोक मतलब वापस ले सकता है, ठीक है। ऑन कंट्रोवेंट एनी सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, कुछ भी कंट्रोवेंट के एनी सेक्शन ऑफ दिस रिवोक हो सकता है। ऑन रिवोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू, रिवोकेशन होने पे मतलब एक तरह से आपकी सेक्शन कंपनी बंद होने वाली, क्या करेगा, कन्वर्ट टू अदर फॉर्म, आपका बोलेगा भैया आपको घूमना ही है ना, आपको पैसा बिजनेस ही लगाना है ना, तो क्यों सेक्शन 8 नाम दे रहे हो, कन्वर्ट इनटू प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, तो कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म कर देगा, ठीक है। या तो आपका वाइंडिंग कर देगा, एकदम बड़ा फ्रॉड किया हो तो खत्म ही कर देगा कंपनी को, भैया बोलेगा नहीं ऐसे कंपनी जिंदा नहीं रहनी चाहिए, या क्या बोलेगा, अमेलगेमेट विद कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, मतलब क्या करेगा ना, मतलब मिस्टर साहिल ने ओपीसी बनाई, दैट इज नोन एज मान लो कल्याण फाउंडेशन, कल्याण करके साहिल कल्याण, ठीक है, पूरा कल्याण ही होगा, साहिल कल्याण फाउंडेशन। अब पता चला मैं इसमें पैसा लेके ना बाहर फॉरेन टूर मारता हूँ, मैं इसमें बिजनेस कर रहा हूँ, तो मान लो सीजी को पता चल गया, सीजी लाइसेंस कैंसिल कर दिया, सीजी ने बोला कि आपको अमेलगेमेट कर देंगे मिस्टर राज फाउंडेशन के साथ, जो ये एक बंदा सही से फाउंडेशन का काम करता है, तो आपको अमेलगेमेट कर देंगे, ठीक है। ऑन वाइंडिंग अप आफ्टर पेइंग लायबिलिटीज एसेट्स शैल बी ट्रांसफर्ड, वाइंडिंग अप मान लो आपके 120 करोड़ लायबिलिटी थी, आपके एसेट्स थे 150 करोड़, तो आपके एक्स्ट्रा एसेट कितने हो गए, 30 करोड़ के, तो ये 30 करोड़ के एसेट्स है ना, या तो वो जो कंपनी है ना, वो जो कंपनी है ना, अनदर कंपनी ये जो कंपनी है ना मिस्टर राज, इसको मिल जाएगा, जो आपके साथ अमेलगेमेट हुआ ना, अमेलगेमेट मतलब क्या होता है, जुड़ना, मतलब ए जैसे आप वोडाफोन आइडिया क्या हुआ, टेक ओवर अमेलगेमेशन का समझ लो, तो वैसे अमेलगेमेट हो गया, मान लो ये कंपनी इसमें जाके जुड़ गई, टोटल एसेट इसके हो गए, आज से तेरी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरा घर मेरा हो गया, तो वही वाला चीज हो गया अमेलगेमेशन, ठीक है। जो इसका था अब से इसका भी हो गया, तो दोनों जुड़ गए, तो अमेलगेमेट होते ही जो भी एसेट एक्स्ट्रा हुआ ना, ये नई अमेलगेमेटिंग कंपनी जो होती है ना मिस्टर राज, इसको मिल जाएगा। और नहीं तो क्या होगा, सोल्ड प्रोसीड्स टू क्रिएट टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड, ठीक है, या तो जो पैसा बच गया वो आईबीएफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में चला जाएगा, जो कि आगे ब्रिजेस, पार्क्स, चिल्ड्रंस के लिए कुछ बनाने में काम आते हैं। सर मान लो आपको अल्ट्रेशन करना है अपने एमओए एंड एनओए में, कर सकते हो, बट यहाँ पे सीजी का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, सर अप्रूवल लेके करना पड़ेगा सीजी का अप्रूवल, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। सर एक्सेप्शंस क्या है, यहाँ पे 14 दिन नोटिस आता है, सर नॉर्मली 21 दिन का नोटिस आता है प्रायर, मतलब कि अगर आपकी जनरल मीटिंग 25 अक्टूबर को है तो कम से कम 21 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, मतलब 4 अक्टूबर को, बट आपको ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी की मीटिंग हो रही है ना, तो यहाँ पे 14 दिन, मतलब 25 तारीख को मीटिंग है, तो आप 11 तारीख को नोटिस देकर काम चला सकते हो, 14 दिन होता है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, 14 डेज की मीटिंग होती है, सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
क्वेश्चन आ सकता है। ओपीसी में सेक्शन 8 कंपनी में 14 दिन की मीटिंग नोटिस आप दे सकते हो। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डज नॉट अप्लाई। यहाँ पे कोई डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए ऐसा। और नीड नॉट कंस्टिट्यूट एनआरसी एंड एसआरसी, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी, शेयर होल्डर्स कमिटी करके, ठीक है। तो ये सब फाइनल का टॉपिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी क्या होता है, यहाँ पे ये होता है ना कि जो डायरेक्टर आते हैं ना उसका रेम्युनरेशन क्या होना है, कौन से लेवल के डायरेक्टर्स आएंगे कंपनी में, ये सब दिखाया जाता है नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में। और शेयर होल्डर कमेटी में क्या होता है, मान लो कुछ भी फ्रॉड होने वाला है शेयर होल्डर्स पे तो पहले ही आगाह कर दिया जाता है। तो ये सब कमेटी बनता है, बड़ी बड़ी कंपनी, लिस्टेड कंपनी में कमेटी बन रहा है, ठीक है। मिनिमम डायरेक्टर जो होता है ना, 2 3 4 5, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक में 3 चाहिए, 1 ओबीसी 1 चाहिए। यहाँ पे कोई मिनिमम का कोई झंझट नहीं है, ना मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्टर से कोई झंझट नहीं है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इतने चाहिए, ऐसा नहीं है। बट याद करने बस यही याद करना कि 14 दिन का नोटिस चाहिए यहाँ पे जनरल मीटिंग का, ठीक है। सो नाउ आई थिंक द लास्ट स्लाइड, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, कंपनी शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज। मैंने बताया ना आपको, देखो मान लो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 मई को, तो कंपनी को 30 दिन के अंदर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बता देना है आरओसी को। अब फिर यही जो बता दिए ना, बस इसका डिक्लेरेशन जाता है, जो हमने 10A में देखा कि इसमें बस ये लिखोगे कि हाँ भाई हमने ना 30 दिन के अंदर बता दिया था कंपनी को और हमारे सब्सक्राइबर ने सारा पैसा पे कर दिया, तो इसी का 10A में जाता है, जो कि फॉर्म INC 20A होता है, ठीक है। अब सुनो, अब क्वेश्चन आता है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। मान लो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में, अब अपना क्या करो, ऑफिस को शिफ्ट कर रहे हो आप। अब शिफ्टिंग बहुत टाइप का होता है, सुनो। विद इन द लोकल लिमिट, चलो मैं दिल्ली नहीं बोल रहा हूँ, एक अच्छा समझाता हूँ। मान लो आपका ऑफिस मुंबई में, ठीक है, तो विद इन द लोकल लिमिट मतलब सिंपल बात, सेम सिटी में। सर मुंबई एक सिटी है, मुंबई महाराष्ट्र क्या, महाराष्ट्र एक स्टेट है। महाराष्ट्र के अंदर पुणे आता है, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई आता है। तो मान लो मुंबई में क्या हुआ, सेम सिटी में, मुंबई सिटी में क्या किया, विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सिटी। मान लो आपने बांद्रा में आपका ऑफिस था, आपने जुहू में ऑफिस शिफ्ट किया, तो क्या आपने स्टेट चेंज किया, नहीं। क्या आपने सिटी चेंज किया, नहीं। आपने मुंबई सिटी में ही बांद्रा से जुहू चेंज किया, मतलब सेम सिटी में क्या किया आपने, चेंज किया। या मान लो सेम बिल्डिंग में कुछ चेंज हुआ, या मान लो सेम एरिया में चेंज हुआ, मतलब सिटी वही है, स्टेट वही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, जहाँ पे डायरेक्टर्स बैठ के रेजोल्यूशन पास करते हैं मोर देन 50%, ठीक है। तो नॉर्मली बीआर पास करके आपका काम हो सकता है, जहाँ पे डायरेक्टरशिप रेजोल्यूशन पास करेंगे आपका सेम सिटी में चेंज हो जाएगा। सर आउटसाइड द सिटी, टाउन, विलेज, बट विद इन द स्टेट। सर मान लो, सर ये क्या है, ये मान लो महाराष्ट्र आपका स्टेट है, इसमें क्या हुआ, मुंबई, ठीक है। मुंबई से मान लो आपको, आप चल गए औरंगाबाद, शायद औरंगाबाद महाराष्ट्र में आता है, देख लेना, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेम स्टेट में, मतलब महाराष्ट्र स्टेट में क्या किया आपने, आउटसाइड द सिटी, टाउन, विलेज, बट विद इन द सेम स्टेट, मतलब आप एक ही स्टेट में हो। मुंबई स्टेट में महाराष्ट्र स्टेट में ही हो, बट आपका क्या हुआ, सिटी चेंज हो रहा है। मुंबई से आप औरंगाबाद जा रहे हो, ठीक है। मुंबई से क्या जा रहे हो, औरंगाबाद जा रहे हो, सेम स्टेट है, तो यहाँ पे सिर्फ लगेगा आपका स्पेशल रेजोल्यूशन, यहाँ पे आपके मेंबर्स का भी अप्रूवल लगेगा। तो देखो सेम सिटी में, मतलब सिंपल मुंबई में बांद्रा से जुहू जा रहे हो, तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके सिंपल कर देना। अब मान लो सेम स्टेट है, सिटी अलग है, पहले मुंबई था, अब मुंबई से सिटी चेंज हो गया औरंगाबाद, तो औरंगाबाद में जा रहे हो, तो बोला है स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसा। अब बोल रहा है सेम स्टेट, मतलब महाराष्ट्र ही आपका स्टेट है, अब यहाँ पे आपने आरओसी चेंज कर दिया। सर ये 2 ही जगह आ सकता है, मतलब देखो एक ही स्टेट में 2 आरओसी होता है, एक तो महाराष्ट्र, एक तो आपका शायद चेन्नई, ठीक है। तो सुनो तमिलनाडु, ठीक है। तो सुनो मैं महाराष्ट्र जोन का लेता हूँ, महाराष्ट्र जोन का आरओसी मान लो आपका मुंबई था, आपने आरओसी चेंज कर दिया पुणे। तो सर एक ऐसा ही स्टेट है जहाँ पे 2 आरओसी है, एक और स्टेट होता है तमिलनाडु, जहाँ पे कोयम्बटूर और चेन्नई है, ठीक है। तो वो छोड़ो, अभी इतना समझो कि महाराष्ट्र में क्या है, आपका आरओसी मतलब मुंबई था, आप अपनी आरओसी को चेंज कर रहे हो। सर आरओसी क्या होता है, आरओसी कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आरओसी पर्सन होता है जो आपकी कंपनी मैटर को डील करता है। तो आपने मुंबई आरओसी से चेंज करके क्या कर दिया, पुणे आरओसी कर दिया। क्या आपने स्टेट चेंज किया, नहीं। स्टेट नहीं चेंज किया आपने, क्या किया, आरओसी चेंज किया। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, इसका इंपॉर्टेंट है, स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही करना है आपको, रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेना। सर रीजनल डायरेक्टर क्या होता है, ये सारे कंट्रोलिंग पर्पस देखता है कि आपने आरओसी चेंज करने के पीछे का रीजन क्या है, तो रीजनल डायरेक्टर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब आरओसी चेंज होता है ना, आरओसी चेंज होता है ना सेम स्टेट का, ये 2 ही केस में आएगा, एक तो आपको तमिलनाडु केस में, एक तो महाराष्ट्र केस में आएगा, अदरवाइज सबका आरओसी अलग अलग है। सिर्फ एक ऐसा ही स्टेट है जहाँ पे 2 आरओसी है। तो सेम स्टेट में आपने आरओसी चेंज करना, देखो सेम स्टेट में आपने आरओसी चेंज करना मुंबई से पुणे, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एसआर तो पास करना ही पड़ेगा, आपको रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, दैट इज आरडी। तो एसआर प्लस आरडी, ठीक है। विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग, द अप्रूवल टू बी गिवन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, 30 दिन के अंदर अप्रूवल मिल जाएगा। जिस दिन आपको अप्रूवल मिला वहां से 60 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, कंपनी टू फाइल कंफर्मेशन विद आरओसी। आपको अप्रूवल मिल गया आरडी का, तो आप आरओसी को क्या करें, फाइल कर दीजिए, फिर आरओसी 30 दिन में आपको एक नया क्या करेगा, कंफर्म कर देगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका आरओसी चेंज हो रहा है, तो एसआर प्लस आपका आरडी का अप्रूवल,
फिर आपको क्या करेगा, 30 दिन का आपको फाइल करना है, फिर आपको क्या करना है, 60 दिन के अंदर आरओसी को बताना है कि भैया हमने क्या कर दिया, ऑफिस चेंज कर दिया, फिर आरओसी 30 दिन में कंफर्म कर देगा, ठीक है। तो 30, 60, 30। अब सर ये इंपॉर्टेंट, सर आपका स्टेट ही चेंज हो गया, मतलब आप महाराष्ट्र से चले गए कहाँ, आप महाराष्ट्र चले गए तमिलनाडु, स्टेट चेंज हो गया, मतलब महाराष्ट्र चले गए दिल्ली, स्टेट चेंज हो गया, सिंपल स्टेट चेंज। तो यहाँ पे भैया स्टेट चेंज होता है ना, तो सीजी आ जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है महाराष्ट्र में अपने अच्छे खासे क्रेडिटर्स का पैसा ले रखा होगा, आप भाग के जा रहे हो दूसरे स्टेट में, तो भैया सीजी का अप्रूवल लेके जाना है आपको, क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हुआ था, यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे सिटी में लोकेशन चेंज हुआ, यहाँ पे सिटी चेंज हुआ, यहाँ पे आरओसी चेंज हुआ, यहाँ पे भैया स्टेट ही चेंज हो गया। तो यहाँ पे अगर स्टेट चेंज हुआ है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसआर तो पास करना ही पड़ेगा, एसआर तो प्लस में है, प्लस यहाँ पे सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। द सेंटर वन आफ्टर सर्टिफाइड कंसेंट ऑफ क्रिएटर्स, क्रिएटर्स को पूछ के जाओगे, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में जितने क्रिएटर्स है ना, या जो भी आपके क्रिएटर्स है ना, सबसे पूछ के जाओगे भैया कंसेंट लेके जाओ क्रिएटर्स का कि भैया हम क्या करने वाले, हम महाराष्ट्र स्टेट से चेंज करा के दिल्ली स्टेट में जाने वाले हैं अपने ऑफिस को। तो क्रिएटर्स सीजी सर्टिफाइड कब होगा, जब क्रिएटर्स हाँ बोलते हैं, जबकि डिवेंचर होल्डर हाँ बोलते हैं, कहीं ना कहीं सारे क्रिएटर्स ही होते हैं। और सफिशिएंट प्रोविजन सिक्योरिटी हैज बीन मेड फॉर देयर डैमेज, मतलब आप इतना बोल दो कि हाँ अगर कुछ डैमेज होता है किसी को ये करवाने से, मतलब कंपनी अगर ये करती है ना और किसी आउटसाइडर को डैमेज होता है, तो आप इतना पैसा जमा करके जाओ कि उसको डैमेज का भरपाई हो जाए। देन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देता है 60 डेज में। सर दैट्स इट, कंप्लीट करते हैं, मैंने साथ 1 घंटा में कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है, सॉरी थोड़ा डिटेल में गया मैंने। सर दैट्स इट, इतना कर लो, आपके 8 मार्क्स के एग्जामिनेशन में पेपर आने का हाईली चांस होता है। ऑब्जेक्टिव मिला के 9-10 मार्क्स का पेपर, 8 से 10 मार्क्स का पेपर रेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद मैं कोशिश करूंगा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट सिक्योरिटी। सर बताना किसी को चार्ट्स चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना सर, 8587911158, ठीक है सर। प्लीज शेयर विद योर इंटर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, बहुत डिटेल में मैंने रिवीजन करवाया आपको, मतलब लगता है 1 घंटा में आपको पूरा करवा दिया डिटेल में, ठीक है। चलो सर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा लगा। चलो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।